हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस। एक बार सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार इस सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और सबसे पहला शब्द है टैंक कर जाना। टैंक करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत तेजी से नीचे आ गई, ऊपर से नीचे आ गई, प्लंज कर गई, उसने एक तरीके से ऊपर से नीचे छलांग मार ली। इसका मतलब क्या है? वो टैंक कर गई। क्विकली वेंट डाउन इन प्राइस वैल्यू और सडनली बिकम लेस सक्सेसफुल। बहुत तेजी से वो नीचे आ गई, कोलैप्स कर गई, फ्लंक कर गई, मतलब इतनी ऊंचाइयों पे था वो इंसान। ऐसा हुआ क्या कि वो अचानक से टैंक कर गया? एंटोनिम्स: फ्लरिश कर गया, आगे बढ़ गया, ग्रो कर गया, प्रिवेल कर गया, बना रहा वहां पे। तो आई हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द सेमेस्टर। मेरा सेमेस्टर में स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर जो मेरे ग्रेड्स हैं वो क्या हो गए? नीचे गिर गए। जब मैंने अपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं किए तो मेरे ग्रेड्स नीचे आते हुए चले गए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट पे डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट। कोई चीज स्ट्रिंजेंट है, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट है। रूल रेगुलेशन क्या है? बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको मानना ही मानना पड़ेगा। रिगरस है, एग्जैक्टिंग है, मीन्स इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। एग्जैक्टिंग पे डबल स्टार मार्क कीजिए। एंटोनिम्स क्या हो गए? लैक्स। लैक्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आया है। लैक्स है मतलब लीनियंट है, भाई मानो चाहे ना मानो आपकी मर्जी है, लीनियंट है। तो टू क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप पे अगर क्वालिफाई करना है तो बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट जो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स माननी पड़ती है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इरकिंग। आज की वोकैबुलरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट से ही हैं। अर्क करने का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान कर रहे हो क्या? व्हाई डू यू कीप ऑन इरकिंग मी? तो मुझे बार बार क्यों परेशान करते रहते हो? तो अर्क वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करना। वैक्स करना, मिफ करना मीन्स आप उसको इरिटेट कर रहे हो। एंटोनिम्स: आप किसी को अच्छा फील करवा रहे हो, प्लीज कर रहे हो, डिलाइट कर रहे हो। तो कांस्टेंट नॉइज, जो बार बार लगातार नॉइज आती रहती है, वो कंस्ट्रक्शन साइट से, वो जो जब हम परफेक्शन की क्लास लेते हैं तो बार बार जो आवाज आती है ताजमहल बनने से, आपको पता है ना मेरे घर के नीचे वाले फ्लोर पे ताजमहल बन रहा है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन नॉइज जो बार बार आती रहती है, ये मुझे क्या करती है? ये मुझे इर्क कर सकती है जब मैं काम करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग। प्लेग क्या था? सूरत में एक टाइम पे ना एक बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उस बीमारी को बोला गया था प्लेग। तो वहीं से ये वर्ड बना प्लेग। कोई चीज अगर आपको प्लेग कर रही है, इसका मतलब क्या है? आपको वो दर्द दे रही है, आपको परेशान कर रही है। तो कॉस्ट पेन और ट्रबल टू समबडी समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज आपको परेशान करे। जो बच्चे कह रहे हैं मैम 50 आवर फाउंडेशन डिलीट हो गया, नहीं बेटा, वो डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, मैंने अपनी टीम को बोल के कल उसको प्राइवेट करवा दिया था, क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रहे थे कुछ लोगों की तरफ से। तो आज मैं टीम को पूरी पूरी वीडियोस मैंने बोल दिया कि आप पूरा पूरा चेक करो, जहां जहां आपको लग रहा है कि कोई लोगो यूज हुआ है या मैंने कोई टी शर्ट वेयर की हुई है, उस वाले पार्ट को हटा दो। मैं वो वाला पार्ट आप लोगों के लिए दोबारा से शूट कर दूंगी और आपको धीरे धीरे करके वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगला वर्ड है प्लेग। प्लेग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो आपको क्या करे? कोई चीज जो आपको दर्द पहुंचाए। बी डेविल करे, बी सेट करे, मीन्स आपको परेशान करे। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंफर्ट करे, सुकून दे, सूद दे, सुकून दे। द बैड वेदर, जो खराब वेदर है, वो क्या कर रहा है? हमारे जो आउटडोर प्लान्स हैं उन सबको क्या कर रहा है? उन सबको खराब कर रहा है। एक्शन की बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वायबिलिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जब भी लास्ट में ITY लगता है, द पार्ट ऑफ स्पीच इज।
कोई चीज कितनी वायबल है, इसका मतलब वो कितनी प्रैक्टिकल है। अभी मेरी एक रिसर्च चल रही है, मैंने आप लोगों को बताया अभी, आई एम इन माय सेकेंड ईयर ऑफ माय पीएचडी। तो जहाँ पे हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं बच्चे के अंदर किस तरह के लेवल ऑफ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने उसकी वायबिलिटी स्टडी करी। वायबिलिटी स्टडी मीन्स फीजिबिलिटी स्टडी, मीन्स जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी वायबल है, कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी हो सकती है वो, प्रैक्टिकलिटी। एंटोनिम्स क्या हो गए, यूजलेस है, पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों एंटोनिम्स हो गए। तो जो वायबिलिटी है ओल्ड बिल्डिंग की, कि जो प्रैक्टिकलिटी है कि उस पुरानी बिल्डिंग को हम म्यूजियम की तरह यूज कर सकते हैं, इस चीज को इवेलुएट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगला वर्ड है कॉल्यूडिंग। कॉल्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं सांठगांठ बना लेना, लेकिन गलत काम के लिए। चार दोस्त थे, उन चारों ने ग्रुप बना लिया और उन चारों ने क्या सोचा, अब हम सारी सारी बैंक्स को लूटना शुरू करेंगे। तो ये क्या किया इन सभी लोगों ने, इन सभी लोगों ने कॉल्यूड कर लिया। कॉल्यूड करने का मीनिंग क्या है, साथ में काम कर रहे हैं जिससे कि कुछ गलत कर सके, किसी को धोखा दे सके। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कॉनाइविंग, कॉन्स्पायरिंग मीन्स षड्यंत्र रचना साथ में। एंटोनिम्स क्या हो गए, डिसबैंड कर देना, अलग अलग कर देना, पार्ट कर देना, अलग अलग कर देना। तो जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, उसने सजेस्ट किया कि कुछ एम्प्लॉइज जो है मिल गए हैं कंपनी की सिक्योरिटी को खराब करने के लिए। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लेवरेज। लेवरेज पे डबल स्टार मार्क करो। इस शब्द को आप नाउन की तरह भी यूज करते हो और वर्ब की तरह भी यूज करते हो। जब इसको वर्ब की तरह यूज करते हो, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को यूज करना, किसी चीज का फायदा उठाना। जब आप इसको नाउन की तरह यूज करते हो, इसका मतलब क्या होता है, आपके अंदर जो पावर है, आप किसी चीज का जो फायदा उठा सकते हो। दोनों तरीके से ये वर्ड यूज होता है। तो पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड गेट द रिजल्ट्स यू वांट। सिनोनिम्स क्या होगा, स्वे, क्लाउड। क्लाउड पे डबल स्टार मार्क कर लो। क्लाउड का मीनिंग क्या होता है, पावर या फिर इन्फ्लुएंस। एक और वर्ड होता है क्लाउड जैसा, वो होता है क्लाउन। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया है। क्लाउन का मीनिंग क्या होता है, क्लाउन इज जोकर। एंटोनिम्स, इम्पोर्टेंस, पावर ही नहीं है, इनएप्टीट्यूड, दिमाग ही नहीं है। अक्वायरिंग न्यू पार्टनरशिप्स, नई नई पार्टनरशिप्स को एक्वायर करने से क्या हो सकता है, कंपनी को एक अच्छी खासी पावर मिल सकती है इस इंडस्ट्री में। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, रीलिंग अंडर। रीलिंग अंडर का मीनिंग क्या है, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो उसके अंदर। सो यू आर रीलिंग अंडर इट, आप मतलब बड़े परेशान हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो उससे बाहर आने की, स्ट्रगल कर रहे हो बाहर आने की, रीलिंग अंडर। अगला है गो अप अगेंस्ट। आप किसी के अगेंस्ट चले गए हो, किसी के सामने खड़े हो गए हो, कन्फ्रंट कर रहे हो उसको, उसके साथ लड़ाई में एंटर कर गए हो, दैट मीन्स गो अप अगेंस्ट। कैच अप मतलब आप किसी के सेम लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हो। आपका भाई आपसे बहुत आगे है तो आप उससे कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स टू रीच द सेम क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स एज समवन और समथिंग एल्स। उसके आप सेम लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हो। इडियम्स है, पहला इडियम है कम अप ट्रम्स अप लिखा हुआ है। अप का मीनिंग किस सेंस में यूज हुआ है, ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। तो कम अप ट्रम्स का मीनिंग क्या है, आपसे कोई चीज की उम्मीद नहीं थी बट आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, दैट यू केम अप ट्रम्स, मीन्स आपका जो परफॉर्मेंस था वो क्या था, बहुत 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 अच्छा था। टेक हार्ट मीन्स यू आर फीलिंग वेरी एनकरेज, यू आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं एडिटोरियल की क्लास लेती हूँ, इतने सारे बच्चे क्लासेस में आते हैं और आपने एक हैबिट बना ली है, तो आई फील वेरी एनकरेज्ड मीन्स आई टेक हार्ट। समझ आई सभी को वोकैबुलरी, आई होप यस। चलो एक रिक्वेस्ट करूंगी, 2000 बच्चे देख रहे हैं बट 2000 लाइक्स नहीं है। एक बार सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, बस जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। नहीं बेटा 120 तो ग्रामर वाली वीडियो नहीं हटी है, अगर आप देखोगे पार्ट्स वाली वीडियो हट गई है बट जो कंबाइंड टोटल वीडियो अभी भी है। मुझे पता है 120 ऑफ ग्रामर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हमने उसी को चेक करके वहां पे रहने दिया था। सो 120 ऑफ ग्रामर तो आपके लिए है, डोंट वरी। चलो आ जाते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या है, बैक इन बिजनेस, बिजनेस में वापस आ गए हैं।
न्यूजीलैंड कैन नॉट अफोर्ड, न्यूजीलैंड इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, किस चीज को, टू ड्रॉप वेलफेयरिज्म, वेलफेयरिज्म मीन्स वहां पे लोगों के लिए कुछ अच्छा जो कर रहा है, जो सोशल वेलफेयर कर रहा है, उसको न्यूजीलैंड नहीं हटा सकता, वाइल सेटिंग इकोनॉमी राइट, इकोनॉमी को ठीक करने के चक्कर में न्यूजीलैंड जो है वेलफेयर से पीछे नहीं हट सकता। चलो देखते हैं ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप समझेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड एवरीवन। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर सैटरडेज नेशनल इलेक्शन, सैटरडे के नेशनल इलेक्शन के बाद न्यूजीलैंड इज पॉइज्ड, पॉइज्ड मींस रेडी, तो न्यूजीलैंड जो है तैयार है, किस चीज के लिए तैयार है, टू गेट इट्स मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट, जो उसकी जो सरकार है इन ईयर्स, सालों में जो उसकी सरकार रही है, राइट विंग की जो सरकार रही है, विद द कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी, जो उनकी कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी है उसके साथ, एंड इट्स लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन का मतलब क्या होता है, जो बहुत फ्री वाली वैल्यूज रखती है, बहुत फ्रीडम वाली वैल्यूज रखते हैं, उनको बोलते हैं लिबर्टेरियन। एली, एली मीन्स फ्रेंड, सेकेंड, तो एली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, फ्रेंड, तो उनके जो लिबर्टेरियन फ्रेंड है एसीटी, एसीटी भी एक पार्टी का नाम है, विनिंग मोस्ट ऑफ द, तो ये सब क्या हुए, सबसे ज्यादा वोट्स जीत गए, और जो लेबर पार्टी है प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस की, उसका क्या हुआ, सीइंग अ मेजर इरोजन, उन्होंने क्या देखा कि उनका जो सपोर्ट था वो क्या हो गया, इरोड हो गया, इरोड का मीनिंग क्या, खत्म हो गया, डिग्रेड हो गया। विद मोस्ट वोट्स, ज्यादातर वोट्स जो है काउंट हो चुके हैं, तो जो नेशनल्स वोट शेयर है, तो इस पार्टी का जो वोट शेयर है वो 39% चला गया 26% से, 2020 में 26% था, अब ये 39% चला गया, जबकि जो लेबर पार्टी है उसका जो शेयर है वो कोलैप्स कर गया, गिर गया, 50% से 27% रह गया सेम पीरियड में, तो लेबर पार्टी नीचे आ गई, नेशनल पार्टी ऊपर आ गई, ये तो होता ही है, एक हारेगा एक जीतेगा। जो ग्रीन पार्टी है, जो कि लेबर पार्टी की फ्रेंड है, उसको कितना मिला, 11% वोट्स मिला, और जो एसीटी पार्टी है उसको 9% वोट्स मिला। लेबर पार्टी की जो गिरावट हुई है वॉज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, एज अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैरिस्मेटिक, क्यों, क्योंकि बहुत ही कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार, तो जो जैकिंडा आर्डर्न है उनके लीडरशिप के अंडर जब वो लीडिंग पोजीशन पे थी, इट हैड स्वेप्ट द नेशनल इलेक्शंस, उसने पूरा पूरा कवर कर लिया था नेशनल इलेक्शंस को 3 years अर्लियर, मतलब 3 साल पहले जब जैकिंडा आर्डन थी लीडिंग पोजीशन पे, तो वो सारे इलेक्शंस जीते थे। एवर सिंस न्यूजीलैंड, जब से न्यूजीलैंड मूव हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में 1993 में, मतलब इस सिस्टम में आया है 1993 में, तब से 2020 इकलौता समय ऐसा रहा है जब एक सिंगल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, मतलब 2020 में ही ऐसा हुआ था कि एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी, अदरवाइज किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। पैसेज समझ आया, पैसिव जो है बेसिकली क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेटिव पैसिव है, एक इलेक्शन की बात हो रही है जो न्यूजीलैंड में हुआ, इस पार्टी को इतने वोट मिले, इसको इतने वोट मिले, इन सबको मिला के इतने वोट मिले, इसको पिछली बार इतने वोट मिले थे, इसको पिछली बार लीड ये कर रही थी, तो इस तरीके से पूरे पैराग्राफ में न्यूजीलैंड के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेके इंफॉर्मेशन दी गई है। चलो थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं, लेट्स लुक एट, वैसे कुछ ग्रामर बहुत खास ऑथर ने यूज नहीं की है, फिर भी एक बार देखते हैं। एक तो मुझे बता दो फॉल का पार्ट ऑफ स्पीच सभी लोग, दूसरी चीज मुझे बता दो इसका टेंस बता दो,
तो एपोस्ट्रोफे इसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो फॉल यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है। 2020 वॉज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये जो टेंस है ये कौन सा है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। चलो क्या लिखा हुआ है, मिस आर्डन की जो लीडरशिप थी, तो मिस आर्डन जिस टाइम पे लीडर थी उसको बहुत तारीफ की गई, मतलब बहुत ही बढ़िया लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत अच्छा न्यूजीलैंड के लिए किया था। स्पेशली ड्यूरिंग, पर्टिकुलरली कब, जब उनकी जो हैंडलिंग थी कोविड-19 को, उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया बहुत ही तारीफ के लायक था। न्यूजीलैंड में क्या था, वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा डेथ रेट्स, मतलब डेथ रेट बहुत कम था न्यूजीलैंड में। मतलब मिस आर्डन ने बहुत अच्छा काम किया था। शी वॉज ऑल्सो सीन, उनको किस तरीके से देखा जाता था, एज एन आइकन, आइकन मीन्स एक सिंबल की तरह, किस चीज का, लिबरल पॉलिटिक्स, मतलब वो पॉलिटिक्स में लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और वो सब नहीं होता था, लिबरल पॉलिटिक्स वो फॉलो करती थी। और जो लेबर पार्टी थी जिसकी वो लीड थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो किस चीज से टैकल करेंगे, टैकल मीन्स डील करेंगे, चाइल्ड पॉवर्टी, बच्चों की गरीबी, क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, एंड नैरो इनइक्वालिटी, और जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, अमीर गरीब का जो डिफरेंस है, वो उन सब से डील कर रही थी। बट शी स्टेप डाउन, लेकिन जनवरी में क्या हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी, वो स्टेप डाउन कर गई, साइटिंग, उन्होंने क्या बात बोली, किस चीज को बोलते हुए बोला, बर्नआउट, बर्नआउट मीन्स मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं नहीं चाहती इस पोजीशन पे, ये रीजन देखते देते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। बाय दैट टाइम, उस समय तक उनकी जो पॉपुलैरिटी थी लोगों के बीच में, वो भी क्या हो चुकी थी, टैंक हो चुकी थी, गिर चुकी थी। विद मैनी इंक्रीजिंगली, बहुत सारे लोग जो थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, किसको लेके, कंट्री की इकोनॉमी को लेके, तो बहुत सारे लोग परेशान थे। मिस्टर हिपकिंस जो हैं आए फिर उनके बाद, उन्होंने कैंपेनिंग करना स्टार्ट किया, उन्होंने लेबर पार्टी के अचीवमेंट्स के बारे में बात की, उन्होंने बोला कि किस तरीके से हमारी पार्टी ने पैंडेमिक को डील किया, कोविड को डील किया, चाइल्ड पॉवर्टी को डील किया, गरीबी को डील किया, और उन्होंने वादा किया कि मैं इसी एजेंडा को आगे बढ़ाऊंगा अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हो तो, इलेक्ट करते हो तो। और उन्होंने बोला कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि हम वर्किंग पीपल को मदद करेंगे। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लोगों तक पहुंचना स्टार्ट कर दिया। मिस आर्डन के बाद किसने, मिस्टर हिपकिंस ने। बट द ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी किस चीज के लिए होती है, बुराई के लिए होती है। तो ऑपोजिशन पार्टी ने क्या क्रिटिसिज्म दिया, क्या बुराई दी, कि जो लेबर पार्टी है वो फेल हो चुकी है, वो नहीं सक्षम हो पाई किस चीज को करने में, टू ब्रिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जो उसने वादा किया था कि हम एक बहुत बड़े लेवल का बदलाव लेके आएंगे, लेबर पार्टी उसमें फेल हो चुकी है। जो इस लेबर पार्टी ने प्रॉमिस किया था, आफ्टर 6 years, ये लेबर पार्टी 6 साल से पावर में है, अभी भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। ऑपोजिशन पार्टी ने ऐसा इंजाम लगाया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इस इंजाम की वजह से जो ऑपोजिशन पार्टी ने क्या किया है, उस पार्टी को हर्ट किया है, मतलब उस पार्टी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, किसके ऊपर, लेबर पार्टी के ऊपर। समझ आया पैसेज सभी को? अच्छा, मुझे सीम्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो एक तो, और इसका सब्जेक्ट बता दो। ये सीम्स क्या है, वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कौन है, देखते हैं। ये देखो दैट से लिखा हुआ था कि ये फेल हो गए हैं, इट हैड प्रोमिस्ड, फिर उसके बाद आफ्टर से लिखा हुआ था। तो इस सीम्स का सब्जेक्ट क्या है, क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म ने क्या किया है, इस क्रिटिसिज्म ने इस पार्टी को क्या किया है, हर्ट किया है। कोई परेशानी किसी को भी? चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलो, इट्स स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिक्ट। तो ये जो पार्टी है, इसके जो स्ट्रिक्ट कोविड-19 के लॉकडाउन्स हैं, तो कोविड-19 लॉकडाउन जो इतने स्ट्रिक्ट लगे एंड बॉर्डर कंट्रोल, और जिस हिसाब से वे बॉर्डर को कंट्रोल करते हैं, इस सब की वजह से भी क्या हुआ है, इकोनॉमिक वोज आए हैं। वोज मीन्स दिक्कतें आई हैं, तो इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स आई हैं इन सब चीज़ों की वजह से भी। देयर वॉज अ ब्रीफ रिसेशन दिस ईयर, तो एक रिसेशन आया था। रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में होता है इकोनॉमी नीचे चली जाती है, जॉब्स होती नहीं है, तो रिसेशन भी आया था न्यूजीलैंड में इस साल। और कंट्री जो है अभी भी परेशान है, रीलिंग अंडर मीन्स स्ट्रगल कर रही है, परेशान है कंट्री। किस चीज़ से परेशान है? कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मीन्स बहुत ज़्यादा महंगाई है और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट्स मीन्स लोगों को अगर लोन लेना होता है तो बहुत महंगा मिलता है। नेशनल पार्टी के जो लीडर हैं क्रिस्टोफर ल्यूक्सन, जो कि पहले एक एयरलाइन एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, उन्होंने अपना कैंपेन किस पे किया? उन्होंने अपना कैंपेन किया इकोनॉमी को लेकर। उन्होंने बोला मैं इकोनॉमी को इम्प्रूव करूंगा, मैं इकोनॉमी के लिए अच्छा करूंगा। और उन्होंने वादा किया कि अगर आप सभी लोग मुझे इलेक्ट करते हो तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट रेट्स को घटा दूंगा, मैं सरकार की स्पेंडिंग को क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। तो उन्होंने इस चीज को वादा किया। जो वोटर्स हैं बड़े परेशान हैं भाई वहां के लोग, कि भाई इकोनॉमी की क्या हालत हो गई है। तो उन सब ने क्या किया? लेबर पार्टी को पनिश किया। लेबर पार्टी ने इकोनॉमी बर्बाद कर दी एक तरीके से। तो उन वोटर्स ने सबको क्या किया? पनिश किया, विच दे हैड वोटेड फॉर, उसी पार्टी को जिसको उन्होंने ओवरवेलमिंग मीन्स हद से ज्यादा, 3 साल पहले बहुत हद से ज्यादा वोट दिए थे। एंड टर्न टूवर्ड्स, और वोटर्स कहाँ चले गए? मिस्टर ल्यूक्सन की तरफ चले गए। अब मिस्टर ल्यूक्सन को पावर एक ऐसे टाइम पे मिलेगी जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है न्यूजीलैंड के लिए। वाइल एनी रेडिकल चेंज, रेडिकल मीन्स बड़े लेवल का कोई भी बड़ा चेंज आता है फॉरेन पॉलिसी में जो यूएस की तरफ झुकाव में हो और चाइना को भी परेशान ना करे, तो एक बहुत ही बड़ा चेंज फॉरेन पॉलिसी में यूएस की तरफ हो, चाइना को भी बिना इरिटेट किए हुए, इज अनलाइकली, इसके चांसेस बहुत कम हैं। एट होम, मतलब एट होम मीन्स न्यूजीलैंड में, लेकिन फिर भी जो मिस्टर ल्यूक्सन है ऐसा लग रहा है वो अब जो है सरकार को थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे फ्रॉम लेबर्स वेलफेयरिज्म। तो लेबर पार्टी जो वेलफेयर पॉलिसीज चलाती थी, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हद से ज्यादा करती थी, बट जिसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमी सफर कर गई। तो अब मिस्टर ल्यूक्सन जो है इकोनॉमी को सफर नहीं करने देंगे, इस बात के चांसेस है। समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन, चलो लास्ट पैराग्राफ। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? He has to address the cost of living crisis, तो उनको क्या करना पड़ेगा? जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है? महंगाई। तो जो महंगाई बढ़ गई है उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा एंड ब्रिंग द बैक इकोनॉमी, और इकोनॉमी को वापस लाना पड़ेगा टू इट्स ग्रोथ ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री का मीनिंग क्या होता है? रास्ता। तो ग्रोथ का जो रास्ता है उसकी तरफ उस इकोनॉमी को उन्हें वापस लेके आना पड़ेगा। बट ही शुड ऑल्सो बी माइंडफुल, लेकिन उनको और भी क्या होना पड़ेगा? माइंडफुल। माइंडफुल मीन्स अवेयर। तो उनको अवेयर भी होना होगा। किस चीज से अवेयर होना पड़ेगा?
ऑफ स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं उससे अवेयर होना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि लोगों के पास घर नहीं है, चाइल्ड पोवर्टी है, बच्चे बहुत गरीबी में जी रहे हैं, इनइक्वालिटी है, जिसने क्या किया हुआ है, परेशान किया हुआ है न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को बहुत सालों सालों से। ही हैज टू बैलेंसेस, उनको बैलेंस करनी पड़ेंगी अपनी प्रो बिजनेस पॉलिसीज, प्रो बिजनेस मीन्स बिजनेस को जो सपोर्ट करती है, उन पॉलिसीज को बैलेंस करना पड़ेगा विद इंक्रीमेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो धीरे 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 करके, बहुत बड़े लेवल पे अचानक से कदम नहीं होना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मीन्स धीरे धीरे, तो धीरे धीरे करके उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी प्रो बिजनेस, बिजनेस को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑथर ने लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया? सजेशंस दिए कि मिस्टर हिपकिंस को क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट आर्टिकल क्लियर सभी को? एवरीवन? चलो आ जाते हैं स्किमिंग पे। पहले इसकी टोन देख लेते हैं, टोन कैसी थी? ऑथर ने इंफॉर्मेशन दी थी, एनालाइज किया था, कहीं किसी की बुराई नहीं करी, कहीं किसी की तारीफ नहीं करी, कहीं कोई पुरानी बातें नहीं करी, सिंपल सी टोन थी, इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल। अब हम क्या करेंगे? स्किम करेंगे। स्किमिंग का मतलब होता है हमें गहराइयों में नहीं पढ़ना, हमें ऊपर ऊपर से पढ़ के ओवरऑल मीनिंग समझना है। स्किमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको स्किमिंग आनी ही आनी चाहिए। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, 2600 बच्चे देख रहे हैं बट 2600 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? लाइक करने में ऐसी कौन सी मेहनत लगती है? तो आई वुड रिक्वेस्ट everyone of you to like this session ASAP. ASAP means as soon as possible. सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि चीजों को अपने पास लेना। फॉर एग्जाम्पल सरकार जो है गेहूं को और चावल को फार्मर से प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर का मीनिंग क्या हो गया? खरीदती है, अपने पास ले लेती है। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हो, एक ही जगह से सारा प्रोक्योरमेंट हो, ये क्या है? एक पावरफुल हेल्थ आइडिया है। ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैम प्लीज ऐड 50 आवर फाउंडेशन कोर्स। बेटा आप बताओ मैं क्या करूं? बहुत सारे बच्चे लगातार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम 50 आवर फाउंडेशन कोर्स ऐड कर रहा हूँ। एक बात बताओ, क्या मैंने जानबूझ के हटाया है? आप क्या चाहते हो? दो ऑप्शंस थे मेरे पास कल, या तो ये चैनल डिलीट हो जाए, दो ऑप्शंस थे, आप लोग मुझे बताओ आप मेरी जगह होते क्या करते? या फिर पूरा पूरा चैनल हट जाए, डिलीट हो जाए हमेशा के लिए, जिसके आने के कभी भी चांसेस ना हो, या फिर 50 आवर फाउंडेशन कोर्स को प्राइवेट करके जहां जहां उसमें लोगो है उसको हटवा दिया जाए। बताओ अगर आप मेरी जगह होते क्या करते? और जो भी मतलब आप लोगों की बातें कभी कभी ऐसे चुभती है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। कल एक बच्चे ने पता है मुझे मेल किया और उस बच्चे ने बोला, मतलब आप लोग क्या से क्या सोच लेते हो, मतलब आई कैन नॉट। उस बच्चे ने बोला कि मैम आपने 50 आवर फाउंडेशन कोर्स इसलिए हटाया है क्योंकि आप फ्री में पढ़ाना नहीं चाहते और आप बहुत खराब हो। और बहुत उसने, मतलब मैं तो आपको बहुत अच्छे शब्दों में बता रही हूँ, उसने बहुत लंबा चौड़ा ऐसा करके मेल किया। क्या कभी आप लोगों को मैंने फ्री क्लासेस देने में कमी छोड़ी है? पूरा ग्रामर पढ़ा दिया था 50 आवर फाउंडेशन कोर्स में। एडिटोरियल की क्लासेस रोज हो रही हैं, एवरी वेंसडे परफेक्शन की क्लासेस ले रही हूँ, वोकैबुलरी के शॉर्ट्स दे रही हूँ। मतलब अगर आप इतने टाइम में अपने टीचर को नहीं समझ पाए कि आपका टीचर क्या है, और तो क्या फायदा? और ये भी मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर मैं इसको वापस नहीं ला पाई ना, पहले तो मेरी कोशिश है कि ये वापस आ जाए, और ये भी आज आप लोगों को वादा कर रही हूँ मैं, अगर मैं इसको वापस नहीं ला पाई ना, मैं इसको दोबारा पूरा पढ़ाऊंगी, पूरा पढ़ाऊंगी दोबारा। आई विल टीच इट अगेन, बिल्कुल बेसिक से पूरा यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बस मुझे 3 से 4 दिन का टाइम दो। अगर ये 3 से 4 दिन में वापस आ गया, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया ये 3 से 4 दिन में वापस, पूरा दोबारा पढ़ाऊंगी, एक एक टॉपिक। चलो आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे।
सभी लोग स्किम करेंगे। पढ़ लिया सभी ने? चलो, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्टिंग लगा? क्या लिखा हुआ था? आप फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि मैकडोनल्ड्स के खिलाफ जाओगे आप सब लोग, वड़ा पाव और बर्गर का कॉन्टेस्ट होगा, और आप क्या कहोगे कि बर्गर खाना सब बंद कर दो, वड़ा पाव खाओ, और वड़ा पाव जीत जाए। तो आपने एक प्लान बनाया कि हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइजी करोगे पूरी कंट्री में वड़ा पाव की। वो लोग क्या बेचेंगे? बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल हाइजीनिक वड़ा पाव बेचेंगे, मिलियंस को, इन द मिलियंस, इन द ईयर्स टू कम, मतलब मिलियंस मिलियंस अमाउंट में वड़ा पाव बिकेगा। कितना बढ़िया आइडिया है, मजा आ गया सोच के। अब ऐसा उम्मीद करते हैं काश कोई तो ऐसा कर ले यार। लेकिन एक सवाल ये है, क्या हर फ्रेंचाइजी वड़ा पाव बनाने के लिए अपने खुद के पोटैटोज खरीदेगी, या फिर आप ये सोचोगे कि मैं एक टीम बना लूं जो क्या करे, इस काम को कर ले, सबके लिए पोटैटोज खरीद ले और भेज दे सबको। आपको रियलाइज होगा कि दो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने की। एक तो प्राइस, किस प्राइस पे आप आलू खरीद रहे हो, और एक क्वालिटी, किस क्वालिटी का आलू खरीद रहे हो वड़ा पाव बनाने के लिए। हर फ्रेंचाइजी नेगोशिएशन करेगी पोटैटो सेलर्स के साथ, या 10 रुपए किलो दे दो, या 5 रुपए किलो दे दो, या 6 रुपए किलो दे दो। और ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी जब प्राइस की बात आएगी। तो जो अमाउंट ऑफ पोटैटोज हैं जो पूरे बिजनेस को चाहिए होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे हर अमाउंट ऑफ पोटैटो से जो हर फ्रेंचाइजी को चाहिए होंगे। तो बेसिकली पूरा आर्टिकल आपको क्या कह रहा है? पूरे आर्टिकल का मेन आइडिया ये है कि जब भी आप कोई बिजनेस चलाते हो, या जब भी आप कोई चीज बहुत पूरे इंडिया लेवल पे कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, मिलियंस ऑफ वड़ा पाव आप रोज बेच रहे हो, तो जरूरी क्या होता है कि आप हर एक यूनिट को बोलो कि आप अलग अलग करो, या आप एक टीम बिठा दो और सबके लिए कर दो एक साथ। तो ऑथर सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्या ऑथर का मेन टॉपिक समझ में आ रहा है? सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मींस एक ही जगह से सबका काम हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन मींस हर एक ब्रांच के पास, हर एक फ्रेंचाइजी के पास अपनी अथॉरिटी है चीजों को करने की। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पढ़ेंगे। सो हु डू यू थिंक, आपको कौन लगता है कौन ज्यादा अच्छा नेगोशिएशन कर पाएगा? किसको आलू सस्ता मिलेगा? एक सेंट्रल टीम को जो हजारों किलो आलू रोज खरीद रही होगी, या फिर अलग अलग फ्रेंचाइजी यूनिट्स को जो 20-20 25-25 किलो आलू खरीदेंगी रोज? सेंट्रलाइज टीम या इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी? ऑफ कोर्स सी बात है, सेंट्रलाइज टीम को आलू सस्ता मिलेगा।
तो हर फ्रेंचाइजी नेगोशिएशन करेगी, ये प्रॉब्लमैटिक है जब क्वालिटी की बात आएगी। हर एक की क्वालिटी भी अलग अलग हो जाएगी, हर फ्रेंचाइजी का अलग आइडिया होगा कि क्वालिटी एक्सेप्टेबल क्या है, और हर फ्रेंचाइजी का एक अलग आइडिया होगा कि अच्छा पोटैटो कौन सा होता है। बट इससे क्या होगा, हर फ्रेंचाइजी के वड़ा पाव का अलग अलग टेस्ट होगा, और इस ये सिर्फ फ्रेंचाइजी मॉडल में ही नहीं, सब चीजों में होगा। तो अगर सब अलग अलग करेंगे तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग होगा, हर किसी की क्वालिटी अलग अलग होगी। तो इससे एक और सवाल आता है, तो हॉस्पिटल्स भी क्यों ऐसे अलग तरीके से काम करें जब ड्रग प्रोक्योरमेंट की बात होती है, ड्रग्स लेने की बात होती है, ड्रग्स मतलब दवाइयों को अपने खरीदने की बात होती है। बहुत सारी कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स भी है, इन्होंने दिखाया है कि एक पूल्ड बायर मॉडल फॉर ड्रग प्रोक्योरमेंट, मतलब एक ही जगह आप सारा प्रोक्योरमेंट कर लो, सेंट्रलाइज लेवल पे कर लो। इससे क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, जो प्राइस को लेके होते हैं, स्टॉक आउट को लेके होते हैं, स्टॉक खत्म हो जाता है उसको लेके होते हैं, क्वालिटी के कंसर्न्स को होते हैं। तो ऑथर ने वड़ा पाव के एग्जाम्पल से हमें हॉस्पिटल्स में ड्रग प्रोक्योरमेंट की बात को समझाया। ऑथर ने बोला कि हर हॉस्पिटल अपनी दवाई अलग अलग जगह से क्यों ले, हर हॉस्पिटल अपने जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, उन सबको अलग अलग चीजों में क्यों ले, अलग अलग जगहों से लेगा, अलग अलग कंपनी से लेगा, तो होगा क्या, क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टॉक आउट वाली सिचुएशन हो जाएगी, ऊपर से प्राइस कहीं ज्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा। तो होना क्या चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, सारी चीजों को एक ही जगह कर लो, जिससे कि चीजों पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आर्टिकल, इंटरेस्टिंग है ना? चलो आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन सालों सालों से ये बात बहुत ही रहस्यमयी रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है पूल्ड प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं सेंट्रलाइज्ड लेवल पे करती है। जब बात आती है ऐसी स्कीम्स की, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स, इन सबको पता है कि अगर सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होता है, एक ही जगह आप सारी चीजें ले लेते हो, तो उसका फायदा होता है। तो ये करते क्यों नहीं है, ये बात इतना बड़ा रहस्य बनी हुई है। बहुत सालों से हमने बहुत सारे नेगोशिएशंस की, इन्होंने नेगोशिएशंस किए हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, इन्होंने डिस्काउंट लिए हैं। जो पेशेंट है इन हॉस्पिटल्स पे, इनको क्या करना पड़ता है, दवाइयों को बहुत महंगा खरीदना पड़ता है। लेकिन ये तो एक दूसरी कहानी है, हम हेल्प नहीं कर सकते, बट हम इस बात को लेकर शॉक में रहते हैं कि इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, ये सब मिलजुल के क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट करते, ये टीम अप क्यों नहीं करते, ये पूरा का पूरा क्लब बना ले। और इससे क्या होगा, जब एक साथ इतनी सारी दवाइयों को ये लोग खरीदेंगे तो इनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी, इनको दवाइयां सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी, और फिर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी बन जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो दवाइयां इनको सस्ती मिलेंगी, फिर पेशेंट को भी सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ऑथर ने बोला, जब सबको पता है कि सेंट्रलाइज्ड बाय करने से चीजें सस्ती होती हैं, तो क्यों नहीं करते, सारे हॉस्पिटल से ग्रुप बना लो, सारी दवाइयों को एक ही जगह से लो। तो होगा क्या, जब 10 लोग एक ही जगह से चीज को लोगे, तो आप नेगोशिएशन अच्छा कर पाओगे, बार्गेनिंग अच्छी कर पाओगे, आपको दवाइयां सस्ती मिलेंगी, तो आप आगे पेशेंट को भी दवाइयां सस्ती दे पाओगे। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। एक रीसेंट पेपर आया, नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव। तो एक पूरा का पूरा पेपर आया जिसने बताया कि आइडिया बहुत प्रैक्टिकल है।
सब लोग मिलजुल के नेगोशिएट करो, एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, परचेज करो इस 40 ड्रग्स के लिए। ये सब किया इन लोगों ने। जब इतने सारे हॉस्पिटल्स ने मिलजुल के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, एक जगह से चीज दवाइयों को खरीदा, तो कितना पैसा बचा? 13.2 बिलियन रुपीस बच गए। बहुत बड़ा अमाउंट बच गया। तो अगर पूल्ड प्रोक्योरमेंट नहीं होता तो कॉस्ट कितनी होती? 15.6 बिलियन होती। और सेविंग्स कितनी हुई इस वजह से? 23% से 99% की रेंज में सेविंग्स हो गई इन सबने मिलजुल के जब दवाइयों को खरीदा। ऑथर कह रहे हैं कि ये जो स्टडी है ये क्या बताती है कि ग्रुप नेगोशिएशन बहुत अच्छा होता है जब आपको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मेडिसिन खरीदनी होती हैं। ये जो अप्रोच है इसको आप बाकी चीज़ों पे भी लगा सकते हो, सिर्फ कैंसर की दवाइयों पे क्यों, सब पे लगा दो। हम इस बात को मानते हैं और जो पेपर आया ये भी यही बात कहता है। तो ऑथर ने वही चीज फिर से बोली कि भाई एक पेपर ने भी बता दिया कि जब कैंसर की दवाइयां खरीदी गई ऐसे तो दवाइयों पे बहुत पैसा बच गया। तो यही चीजों को बाकी चीजों पे भी लगाना चाहिए। जिन लोगों को एक्स्ट्रा स्किमिंग करनी है, कुछ पैसेजेस और हैं, आप इसको स्किम कर सकते हैं। पीडीएफ में दे दूंगी। पीडीएफ आपको जिस चैनल पे मिलेगी उस चैनल का नाम है कंटेंट निमिषा बंसल। मैं इस वीडियो कंटेंट निमिषा बंसल, अभी इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल है, उस पर 3-3.25 लाख लोग हैं, उस पर मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो मेक श्योर करो कि पीडीएफ सभी लोग लेते रहो और पढ़ते रहो वहां से। ठीक है, चलो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि जो स्पीशीज, जो वाइल्ड लाइफ है जो खतरे में है, उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सभी लोग यहाँ से रीड कर लेंगे। एक लेटर भी दिया हुआ है, यू विल रीड इट फ्रॉम हियर। चलो मैच द कॉलम्स, आंसर बताएंगे। मूट करना मीन्स आप किसी चीज को मूट कर रहे हो, इसका मतलब डिस्कस कर रहे हो उस चीज को। कहाँ गया भाई? चलो एक बार देखते हैं। एक्साकर्बेट करना, किसी चीज को खराब बना देना। प्रोनाउंस, कोई चीज क्लियर हो। ससेप्टेबल, कमजोर हो। पाइवोटल, इंपॉर्टेंट हो। मूड का गलत लिखा हुआ है मीनिंग। मूड का मीनिंग क्या होता है? मूड का मीनिंग होता है किसी चीज को डिबेट करना, डिस्कशन के लिए ओपन करना। तो दैट इज mooted। तो 4, 3, 5, 1 एंड 2 स्कोर्स एवरीवन। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग आप सभी की जिम्मेदारी है लिखना और सभी लोग लिखेंगे। एक चीज की मुझे ना आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करनी है कि मैं पता है क्यों बोल रही हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करो और इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो। एक्चुअली होता क्या है, कल बहुत सारी वीडियोस प्राइवेट हुई हैं, इसकी वजह से YouTube की जो एल्गोरिथम वर्क करती है उसकी वजह से YouTube ने इस चैनल को बहुत डाउनग्रेड कर दिया है। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी इस चैनल को वापस से उस पोजीशन पे लेके आने के लिए। और ये मैं आपको फिर वादा कर रही हूँ, मैं 50 आवर फाउंडेशन कोर्स अगर नहीं ला पाई तो दोबारा पढ़ाऊंगी। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो कितने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं कि इस चैनल को हम उस पोजीशन पे वापस लेके आए जिस पोजीशन पे परसों ये था और कल की एक्टिविटीज़ की वजह से ये बहुत डाउनग्रेड हो गया है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सभी लोग इस सेशन पे कमेंट ज़रूर करें, इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। योर टीचर नीड्स यू राइट नाउ। आपके टीचर को आपकी ज़रूरत है अभी। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई नो कि हमने जो इतने सालों में ये रिलेशन बनाया है, इस रिलेशन की वैल्यू ही यही है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे सपोर्ट करोगे, जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सपोर्ट करूँगी। चलो मिलते हैं परफेक्शन की क्लास में। 9 बजे सेशन होगा। जिन लोगों ने परफेक्शन में एनरोल नहीं किया हुआ है मेक श्योर करो कि सभी लोग एनरोल कर ले। अगर आप कंप्लीट तैयारी कर रहे हो तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सिर्फ इंग्लिश का पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश का ले सकते हो। आपको येस ऑफिसर पे ये मिल जाएगा। कोड आपका लगेगा निमिषा, इससे आपको येस ऑफिसर पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आज तो वेंसडे है। अच्छा, माय मिस्टेक। आज परफेक्शन की क्लास फ्री है यूट्यूब पे, राइट? आज वेंसडे है और एवरी वेंसडे परफेक्शन की फ्री क्लास होती है। तो आज की क्लास जो है यूट्यूब पे सबके लिए है परफेक्शन की 9 बजे। चलिए,
मैं कल की क्लास के विनर्स का नाम भी अनाउंस कर देती हूँ, जिन बच्चों ने कल कमेंट किया था और जिन बच्चों को हमारी तरफ से सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक दी जा रही है। बेसिकली आप कमेंट करते हो तो टीम एक बच्चे को सिलेक्ट करती है और उनको सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन वाली बुक देती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिंदगी जीने का सही तरीका जो आपको बताती है। तो कल के जो विनर्स हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, कल के विनर है सपना 0507। ठीक है बेटा, एक मेल कर देना टीम को, एक स्क्रीनशॉट भेज देना और टीम आपको आपकी बुक पहुंचा देगी। सेशन एंड करते हैं, 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada.